किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावर, और इस क्विज़ में हम लेके आए हैं आपके लिए साइटोलॉजी से रिलेटेड ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। क्योंकि नीट का अभी एग्ज़ाम जो हुआ है 2020 का, उसके अंदर हमने देखा कि जो एनसीईआरटी है उसकी स्टेटमेंट, उसके पैराग्राफ, उसकी समरी, उसके डायग्राम से ही सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आए हैं। तो ठीक उसी पैटर्न पे साइटोलॉजी के ये क्वेश्चंस हम आज डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इस क्विज़ में हमने सिर्फ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, दो टॉपिक को छोड़ के बाकी सारी की सारी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को कवर करते हुए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 20 सेकंड का टाइम होगा। आप 20 सेकंड के अंदर अंदर अपने कमेंट बॉक्स में आंसर अपना लिखेंगे एंड आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्यों है और गलत है तो वो क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल इज। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन है सेल ऑर्गेनेलीज, थर्ड ऑप्शन है साइटोप्लाज्म एंड फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रियोल। आपका टाइम स्टार्ट होता है बच्चों। फटाफट इस क्वेश्चन को रीड करो, इसके चारों के चारों ऑप्शन को जल्दी से पढ़ो और देखो कि इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो मेन एरिना है वो क्या है। चलिए अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। और सही आंसर है साइटोप्लाज्म। बिल्कुल, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, उन्हीं के अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन जितने भी हैं, यानी कि जो भी सेलुलर की मेन वाइटल प्रोसेस जो परफॉर्म करता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, उनके अंदर सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में होती है। सेकंड क्वेश्चन, एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी कि एल्गा की जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेकंड ऑप्शन है सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन एंड मिनरल्स। थर्ड ऑप्शन है हेमीसेलुलोज, जाइलन। फोर्थ ऑप्शन है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन एंड पैक्टिन। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। फटाफट इस क्वेश्चन को रीड करो, इसके ऑप्शन सही से पढ़ो एंड डिसाइड करो कि इसका सही ऑप्शन क्या है। बहुत ध्यान से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका टाइम होने वाला है एंड आपका टाइम हो चुका है। और सही जो आंसर है वो है सेकंड, यानी कि एल्गल जो सेल वॉल है वो बेसिकली बनी होती है सेलुलोज, ग्लैक्टिन, मैनन्स एंड मिनरल की बनी होती है। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द ईयर। आपको ईयर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 1931, सेकेंड है 1913, थर्ड है 1950 एंड लास्ट ऑप्शन है 1973। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आपको ईयर को याद करना बहुत ज़रूरी है। आपके एनसीईआरटी के अंदर ईयर कुछ ईयर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो याद भी होने चाहिए। अपना आंसर जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में लिखो। टाइम आपका होने वाला है। टाइम लिमिट्स को बहुत ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और सही आंसर है 1950। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिपेंडिंग अपॉन दी, यहाँ पे डैश, membrane protein can be classified as a integral and peripheral। किसके बेसिस पे जो मेम्ब्रेनल प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो क्लासीफाई किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइज, सेकंड ऑप्शन है सेडिमेंटेशन रेट, थर्ड ऑप्शन है एसे ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉलिक्यूलर वेट। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। टाइम को ध्यान में रखते हुए आपको अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और जल्दी से उसका आंसर आपको अपनी कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपका टाइम होने वाला है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। आपके एनसीईआरटी की लाइन है प्योर, और सही आंसर है इसका थर्ड, एसे ऑफ एक्सट्रैक्शन। यानी कि आपको पता है डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है कुछ इस तरीके से, एंड उसके अंदर जो प्रोटीन इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट मीन वो पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे
पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन को क्लासिफाई किया है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करो। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शन लाइक। फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में आपको 4 ऐसे मेन फंक्शन दिखाई हैं: सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। आपको इनमें से सही जो फंक्शन है उसका एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आपको सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है वो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसका फंक्शन डिटेक्ट करना है। और टाइम्स अप। और इसका सही आंसर है कि सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। सेल ग्रोथ के लिए भी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए भी उसका फ्लूइड नेचर इम्पॉर्टेंट है, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीज़न, यानी कि सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे उन सब फंक्शंस के लिए सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, थर्ड ऑप्शन है एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल एंड लास्ट ऑप्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। टाइम आउट। और सही आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आप जानते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांसपोर्टेशन दोनों टाइप से होते हैं, एक्टिव मोड से भी होते हैं एंड पैसिव मोड से भी होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है 7th क्वेश्चन। मार्क द इनकरेक्ट मैच। आपको इनमें से इनकरेक्ट मैच को आइडेंटिफाई करना है, जिसके अंदर न्यूट्रल सॉल्यूट सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर ऑस्मोसिस से, नॉन पोलर मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, और एटीपी यूटिलाइज्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको इनकरेक्ट को मैच करना है, करेक्ट नहीं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को आप अंडरलाइन कर लिया करो कि यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है, ध्यान से इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है बच्चों। आपको टाइम आपका होने वाला है, जल्दी से आपको इस पॉइंट को पिक करना है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। सही ऑप्शन आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और सही ऑप्शन की इनकरेक्ट मैच जो है वो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जो न्यूट्रल सॉल्यूट है ये सिंपल डिफ्यूजन से जाएगा, वाटर यू नो वेरी वेल, ऑस्मोसिस, एंड जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात आएगी तो डेफिनेटली एटीपी का यूटिलाइज किया ही जाता है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्ड कॉल्ड। क्या बोली? सिस्टर्नी, ऑक्सीसोम या क्रिस्टी। आपको सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो फोल्ड बनते हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हम देखने को मिलती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के, उसको क्या बोला जाता है, उन फोल्ड्स को क्या बोला जाता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। और आपका टाइम हो चुका है और सही आंसर है क्रिस्टी। क्योंकि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से हमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे फोल्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो ये फोल्ड है बेसिकली ये क्या होते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 4th क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वैरी करता है सेल टू सेल, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन है साइज ऑफ सेल, सेकेंड ऑप्शन है शेप ऑफ सेल, थर्ड ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, एंड फोर्थ ऑप्शन है टाइप ऑफ जीन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये।
कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कभी भी सभी सेल्स में एक जैसा नहीं होता, वैरी करता है। किस बेस पे हम बोल देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इस सेल में ज़्यादा और इसमें कम होगा? सही ऑप्शन को अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। सही आंसर है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जिन सेल्स के अंदर ज़्यादा होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि ऐसी सेल्स जहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको जो गोल्गी की सिस्टर्ना होता है उसका डायमीटर आइडेंटिफाई करना है, कितना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर, सेकेंड है 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर, थर्ड ऑप्शन में 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 10 to 50 नैनोमीटर। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। डायमीटर आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, आपको सही डायमीटर यहाँ पे आइडेंटिफाई करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि सिस्टर्ना जो है गोल्गी सिस्टर्ना का डायमीटर क्या है। जल्दी से आंसर लिखिए और टाइम हो चुका है। और इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11th क्वेश्चन, विच cell organelle divides the intracellular space into two distinct compartment. First, that is a luminal and extraluminal compartment. फर्स्ट ऑप्शन है गोल्गी, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फोर्थ है लाइसोसोम। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। फटाफट आप ऐसी ऑर्गेनेले आइडेंटिफाई करो जो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सही आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। टाइम आपका होने वाला है, 20 सेकेंड्स खत्म होने वाले हैं। और सही आंसर है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेता है। एक तो उसकी इंटरनल साइड के अंदर जो ल्यूमेन है और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्म है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। आपको एक ऐसा कंपोनेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का वो पार्ट नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, न्यूक्लियस। सही ऑप्शन को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों। फटाफट एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को याद करो और देखो कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज थी। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो। वेरी गुड, बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, बहुत आसान है। और इसका सही आंसर है ओनली ई, न्यूक्लियस इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी और लाइसोसोम और वैक्यूल ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस सेल ऑर्गेनेली के लिए है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल बाय ग्रेडोट पैलेट। थर्ड स्टेटमेंट है कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। फोर्थ ऑप्शन है नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बहुत बहुत आसान यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसको पढ़ के आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको चारों स्टेटमेंट देखने की किस सेल ऑर्गेनेली के लिए मैच कर रहे हैं, वो है राइबोसोम। वेरी गुड, राइबोसोम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 14th क्वेश्चन पे, जिसको आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 14th क्वेश्चन के अंदर आपके सामने टोटल 5 स्टेटमेंट है और आपको उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मैंने पहले भी बता दिया, ऐसा स्टेटमेंट आए तो वहाँ पे इनकरेक्ट को पहले अंडरलाइन कर लिया करो। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंट्रोसोम आर सराउंडेड बाय ए मोर्फस पेरीसेंट्रोलर मटेरियल। सेकेंड है इन सेंट्रोसोम बोथ सेंट्रियोल lie parallel to each other in which each has an organization like a cartwheel. थर्ड स्टेटमेंट है सेंट्रियोल आर मेड अप ऑफ 9 unevenly spaced peripheral
फिब्रिल ऑफ ट्यूबुलिन। फोर्थ है हब इज द सेंट्रल प्रोटीनियस पार्ट ऑफ सेंट्रियोल। एंड लास्ट स्टेटमेंट है कि प्रोटीनियस रेडियल स्पोइक कनेक्ट हब टू पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। आपको इनमें से करेक्ट, आपको इनमें से इनकरेक्ट आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको इनमें से इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। 5 में से 3 स्टेटमेंट सही हैं और 1 गलत है। आपको गलत स्टेटमेंट को अपनी कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका सही आंसर है बी और सी। ठीक है, तो क्या क्या है हम देखते हैं। एक तो बी गलत है यहाँ पे और सी गलत है, यानी कि हम पांचों के पांचों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करते हैं। देखो सेंट्रोसोम बेसिकली कहाँ होता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ये मान लीजिए सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास इस तरीके से 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। और ये 2 क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होती हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वो सराउंडेड रहते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में क्या गलती है वो देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो सेंट्रोसोम है उसके अंदर जो सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते बल्कि परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है। और वो जो कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड जो है सेंट्रियोल का, क्योंकि उसके अंदर 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट रहता है और वो जो अरेंजमेंट होता है ट्रिपलेट 9 पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो अरेंज्ड होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन यहाँ पे लिखा हुआ भी है इस स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है कि सेकंड स्टेटमेंट में जो गलत दिया है उसमें ये बोला है कि जो 9 होते हैं वो अनइवनली होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 9 जो पेरिफेरल होते हैं वो इवनली स्पेस्ड होते हैं। तो इसी वजह से इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बी और सी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हब जो होता है वो प्रोटीनियस होता है, बिल्कुल सही आंसर है। और रेडियल स्पोइक से ये अटैच रहते हैं, यानी कि पेरिफेरल जो ट्रिपलेट होते हैं वो रेडियल स्पोइक से अटैच होते हैं सेंट्रल हब से। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस। सेकेंड ऑप्शन है बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव ए वेल डिफाइंड सेल वॉल। थर्ड ऑप्शन है इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। एंड लास्ट ऑप्शन है सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, ध्यान से ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है कि आपको इनमें से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इसमें से क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि 3 गलत और 1 सही। आपको सही को आइडेंटिफाई करके अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है फटाफट। इसका आंसर है थर्ड, सी ऑप्शन इसका सही है, बाकी गलत है। देखते हैं कैसे गलत है। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उसमें बोला है कि सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस। देखो पहली चीज़, सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो लिविंग होती है। अब आप बोलोगे मैम यूकैरियोटिक तो जितनी भी होती है उनमें सब में न्यूक्लियस होता है। नहीं, प्लांट की जो लीफ सेल्स होती है और ह्यूमन के अंदर आरबीसी जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फिर उन्होंने बोला है कि बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल के ऊपर तो सेल वॉल होती ही नहीं है। दैट मीन ये स्टेटमेंट भी गलत है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली हम देखते हैं, वो है 70S राइबोसोम। तो हम जानते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है। तो
थर्ड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। और लास्ट स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि सेल्स आर फॉर्म्ड डी नोवो फ्रॉम एबायोटिक। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो एबायोटिक से होता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स लाइक टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इसके अलावा वाटर भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लाइट भी एबायोटिक कंपोनेंट है। तो ये इन कंपोनेंट से जो नई सेल्स है वो नहीं बनती है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि नई सेल्स का फॉर्मेशन रुडोल्फ विर्चो ने बोला था कि नई सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, तो एबायोटिक से नई सेल्स नहीं बनती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी गलत होता है, दैट मीन हमारा सी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड सेल टेक प्लेस। पेप्टाइड सिंथेसिस ध्यान से आपको पढ़ना है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोप्लास्ट में या राइबोसोम। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक प्लेस इन, कहाँ होता है पेप्टाइड सिंथेसिस? जल्दी जल्दी आप आइडेंटिफाई करो, आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब अगर आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से अटेंड कर सकते हो और सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई करके फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में लिखो। टाइम कंप्लीट होने वाला है बच्चों आपका, और सही आंसर है राइबोसोम। पेप्टाइड सिंथेसिस का मतलब है यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब एक एमिनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड, अगर इन दोनों अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए हमें पता है कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो पेप्टाइड सिंथेसिस मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इन यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल यूकैरियोटिक सेल इज। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो यूकैरियोटिक और यूबैक्टीरिया दोनों में ही रिजेंबल करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियस, थर्ड है राइबोसोम एंड फोर्थ है सेल वॉल। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इन यूबैक्टीरिया ए सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करो। और इसका सही आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको पता है कि चाहे वो प्रोकैरियोटिक यूबैक्टीरिया, मतलब यहाँ पे ये कौन से सेल के बारे में बात चल रही है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक जैसी ही रिजेंबल होती है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मीजोसोम। वेरी गुड। यहाँ पे मीजोसोम का आपको फंक्शन नहीं है, नोट, तो ऐसे वर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करेंगे हम। तो आपको मीजोसोम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ फूड, सेकंड ऑप्शन है हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन है हेल्पिंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल्स। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर मीजोसोम का फंक्शन कौन सा नहीं है। जल्दी जल्दी आप याद करो मीजोसोम कहाँ था और क्या फंक्शन कर रहा था। 20 सेकंड का टाइम है, फटाफट अपने आंसर लिखो। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आप सब, आई नो। और इसका सही आंसर है सिंथेसिस ऑफ फूड। देखो मीजोसोम बेसिकली इनफोल्ड्स माने जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल और एक सेंट्रल मीजोसोम्स होते हैं। ये बाकी की तीनों फंक्शन जो है वो मीजोसोम परफॉर्म करता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए डॉटर सेल्स रेप्लिकेट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन करने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट जो मीजोसोम है उसको हम एनालोगस ऑर्गन मानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि एनालोगस का मतलब ये है कि इनका ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीजोसोम जो है वो एज ए माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ है वो मीजोसोम्स में होती है।
तो लेकिन वो फूड सिंथेसिस का काम नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। इन प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया beside mesosome other membranous extension into the cytoplasm is or are। फर्स्ट ऑप्शन है GERL, सेकंड है क्रोमेटोफोर्स, थर्ड है राइबोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको प्रोकैरियोटिक के अंदर आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है मीजोसोम के अलावा। जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करें। साइनोबैक्टीरिया के अंदर बात चल रही है तो आप बहुत जल्दी से आइडिया लगा सकते हो कि क्या ऑप्शन होना चाहिए, और क्रोमेटोफोर इसका सही ऑप्शन है। क्रोमेटोफोर जो साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर्स बेसिकली ऐसे एक्सटेंशन होते हैं मेम्ब्रेनस जो कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ का जिसने सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था। चलिए अब देखते हैं 20th क्वेश्चन। रिगार्डिंग टू इंक्लूजन बॉडी फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंक्लूजन बॉडी कहाँ होती है पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, फिर आपको देखना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहला ऑप्शन है इट इज़ साइट ऑफ फूड स्टोरेज, सेकेंड है इट इज़ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, थर्ड है दे लाई फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, फोर्थ है फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इंक्लूजन बॉडी का। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। टाइम आपका खत्म होने वाला है। जल्दी जल्दी अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो, और इसका सही आंसर है इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, जबकि इंक्लूजन बॉडी जो है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होती है, स्टोर करती है, बिल्कुल सही है, फ्रीली लाई करती है साइटोप्लाज्म में और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है वो भी सिंगल, ये गलत है। अब देखते हैं 21st क्वेश्चन। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है लिपिड, प्रोटीन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ है कोलेस्ट्रॉल। आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है बच्चों। फ्लूइडिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस वजह से होती है, लिपिड से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या कोलेस्ट्रॉल। एनसीईआरटी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आई एम श्योर आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और बिल्कुल सही। टाइम अप। लिपिड इसका सही आंसर है, क्योंकि लिपिड जो होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of solutes may move across plasma membrane from higher to lower concentration along concentration gradient? First option है positively charged solute, second negatively charged solute, third है neutral solute, fourth है any of them। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको इनमें से कौन से सोल्यूट्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं अपने हाई लेवल टू लोअर लेवल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आपके एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, जल्दी से आंसर इसका आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में फटाफट। टाइम खत्म हो चुका है आपका, और सही आंसर है न्यूट्रल सॉल्यूट, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूट जो है वही मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट 23rd। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। आपको इनमें से देखना है कि सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। नोट को हमने अंडरलाइन कर लिया। फर्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, सेकेंड है सेल टू सेल इंट्रैक्शन, थर्ड है बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल, और फोर्थ ऑप्शन है सिक्रीशन। टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सेल वॉल का आपको फंक्शन पता है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि इनमें से ये फंक्शन सेल वॉल का नहीं है। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। एनसीईआरटी अगर पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है।
सिक्रीशन, बिल्कुल, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है बच्चों, तो सिक्रीशन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसी वजह से इसका सही ऑप्शन है सिक्रीशन। बाकी तीनों फंक्शन जो है सेल वॉल परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेनस बिकॉज ऑफ दियर, क्योंकि मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, हमें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम की ऑर्गेनेलीज हमें पता है कौन कौन सी थी, वो क्यों उनको एक साथ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में रखा गया है, किस वजह से, बिकॉज ऑफ दियर। फर्स्ट ऑप्शन है कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होने की वजह से, कोऑर्डिनेटेड ओरिजिन, एंड फोर्थ ऑप्शन कोऑर्डिनेटेड कॉम्पोजिशन। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बहुत ध्यान से याद करना है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या था, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, और दूसरा वो किस वजह से उनको एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोला गया है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन या कॉम्पोजिशन। टाइम आपका हो चुका है और सही ऑप्शन है कोऑर्डिनेटेड फंक्शन। देखो, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्गी प्लस लाइसोसोम प्लस वैक्यूल, ये हमारे 4 सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो ये मिलके आपका अपना जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस से जैसे ही आरएनए बाहर आया तो राइबोसोम की हेल्प से ये ईआर ने प्रोटीन बना के एक वेसिकल में पैक किया, इट इज़ अ प्रोटीन या रो फॉर्म या इनएक्टिव फॉर्म। देन ये गोल्गी बॉडी की सिस, मिड और ट्रांस फॉर्म में जाएगा, वो इसको प्रोसेस करेगी, और प्रोसेस करने के बाद अगर वो एंजाइम के फॉर्म में है तो वो लाइसोसोम के फॉर्म में उसको इकट्ठा करती रहेगी, और या फिर उसको वैक्यूल के फॉर्म में उसको डिस्पैच कर देगी, ठीक है, तो या वहाँ पे स्टोर करेगी अगर वो एंजाइमेटिक फॉर्म नहीं है तो इस तरीके से इनका एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन चलता रहता है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 25th क्वेश्चन, रिगार्डिंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट रॉन्ग आइडेंटिफाई करना है, वो भी किसके रिगार्डिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट ऑप्शन है ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सिक्रीशन। थर्ड है इन एनिमल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और फोर्थ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER के बारे में आपको एक गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से अपना आंसर लिखो फटाफट, इसका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। NCERT का स्टेटमेंट है बच्चों ये तो। सही ऑप्शन हमारे सामने है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा और इंटरनल ल्यूमिनल जो साइज था कंपार्टमेंट थे वो ईयर बनाता है। सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन बना के उसका सिक्रीशन करता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एनिमल लिपिड्स लाइक स्टेरॉइड हार्मोन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बनाता, वो कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो मेन साइट होती है लिपिड सिंथेसिस की, इसी वजह से थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है और बाकी के तीनों ऑप्शन सही है। 26 क्वेश्चन पे आते हैं, इन प्लांट सेल्स हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सेल कैन बी ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन प्लांट सेल फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड 50%, थर्ड 90%, फोर्थ 80%। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो कितना वॉल्यूम ऑफ प्लांट का वो ऑक्यूपाई करती है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे फटाफट। अगर आपको NCERT बहुत अच्छे से समझी है तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत आसान है और 90% का सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हमें पता है कि प्लांट सेल जो है अगर हम बनाएं इस तरीके से, ये मान लीजिए प्लांट सेल है और प्लांट सेल की ये सेल वॉल, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लांट सेल के सेंटर में बहुत बड़ा स्पेस जो है वो वैक्यूल
कैरी करती है, सैफ वैक्यूल। इस वजह से प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो 90% जो पोर्शन है प्लांट सेल का वो कौन ऑक्यूपाई करती है, वैक्यूल। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, थर्ड। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया सराउंड्स द सेंट्रल कोर दैट इज नॉन एज। फर्स्ट ऑप्शन है शाफ्ट, सेकंड है एक्सोनीमा, थर्ड है रेडियल स्पोइक एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्म्स। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कवर करती है फ्लैजिला और सीलिया के पोर्शन को। उसके बाद जो सेंट्रल कोर रीजन है उसको क्या कहा जाता है, आपको आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से अपना आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है और सही ऑप्शन है इसका एक्सोनीमा, क्योंकि अगर हमें पता है ये बेसल बॉडी और ये हुक है, हुक के बाद में इस तरीके से फ्लैजिला या सीलिया के स्ट्रक्चर को जब हम जूम करके देखते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। बाकी का जो ये पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीमा बोलते हैं, जिसके अंदर 9 तो पेरिफेरल और 2 सेंट्रल, यानी कि यहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट जो है वो एक्सोनीमा के अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो बच्चों, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से रीड किए हैं। 28 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रेडियल स्पोइक ऑफ फ्लैजिला हेल्प इन कनेक्शन बिटवीन। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिफेरल डबलेट्स, सेकेंड है सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, थर्ड है वन ऑफ द पेरिफेरल डबलेट एंड सेंट्रल शीथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 सक्सेसिव पेरिफेरल डबलेट। और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। रेडियल स्पोइक आपको पता होने चाहिए क्या थे, फ्लैजिला में किसके साथ कनेक्शन करने में हेल्प करते हैं। डायग्राम अगर आपको याद है एनसीईआरटी का तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर लेंगे। जल्दी इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट करिए। आंसर टाइम खत्म हो चुका है और सही आंसर है थर्ड, वन ऑफ द पेरिफेरल डबलेट एंड सेंट्रल शीथ। क्या मतलब हुआ, हम इसका एक डायग्राम बना के देखते हैं। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमें पता है, और उसमें 2 पेरिफेरल और ये हो गए 9, ठीक है। 9 हमारे पास क्या है पेरिफेरल, और ये होते हैं सारे के सारे डबलेट फॉर्म में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये ए, तो हमने यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कंप्लीट बनाया है, और बी यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट। तो जो पेरिफेरल है वो डबलेट होते हैं हमें पता है, यानी कि ये जो है वो पेरिफेरल है और डबलेट है, ठीक है। और 2 बीच में इस तरीके से सिंगलेट होते हैं। हर एक पेरिफेरल डबलेट से इस तरीके से क्या निकलते हैं, रेडियल स्पोइक्स निकलते हैं, ठीक है। हर एक पेरिफेरल डबलेट से रेडियल स्पोइक्स निकलते हैं, और ये रेडियल स्पोइक जो है वो ऐसे सेंट्रल शीथ प्रेजेंट होती है, उससे अटैचमेंट, ये है सेंट्रल शीथ। बाकी ये भी आपस में इस तरीके से अटैच्ड रहते हैं, ये हमेशा बीच से अटैच रहता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। 9+2 का अरेंजमेंट है। तो पेरिफेरल डबलेट जो है, ये पेरिफेरल डबलेट है वो सेंट्रल शीथ से जुड़ा होता है, किसके थ्रू, रेडियल स्पोइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, व्हाट इज दी, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29th, व्हाट इज दी अब देखते हैं 29th क्वेश्चन, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ सेंट्रियोल्स इन सेंट्रोसोम। पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ऑब्लिक है, या नन ऑफ द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आई थिंक आपको 20 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको थोड़ी सी भी चीज़ें अच्छे से आपने मेमोराइज़ की है तो आपका टाइम ख़त्म होने वाला है। जल्दी से देखिए कि सेंट्रोसोम में जो 2 सेंट्रियोल होते हैं
उनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सही, मैंने बताया था कि इस तरीके से दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एक सेंट्रोसोम में, और वो आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। चलिए अब देखते हैं 30 क्वेश्चन। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट इज। फर्स्ट ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फोर्थ है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको आइडेंटिफाई करना है प्लांट सीव ट्यूब सेल्स और एरिथ्रोसाइट। मेमेलियन एरिथ्रोसाइट मतलब ये है आरबीसी। इन दोनों का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, क्या सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। टाइम कंप्लीट हो चुका है बच्चों आपका, और सही ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस ना तो सीव ट्यूब में और ना ही आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स में देखने को मिलती है। ऑल्दो आपको पता है न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिज आरबीसी में नहीं होते। 31 पे आते हैं। सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए इनमें से क्या पॉइंट सही नहीं है, नॉट ट्रू, अंडरलाइन कर लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑप्शन है मेड ऑफ 2 सब यूनिट, सेकेंड है फॉर्म पॉलीसोम, थर्ड है में अटैच टू mRNA, फोर्थ है हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। टाइम स्टार्ट हो चुका है। राइबोसोम के लिए सही बात नहीं है इनमें से कौन सी। 2 सब यूनिट का बना हुआ है, पॉलीसोम बनाता है, mRNA से अटैच होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करता। सही ऑप्शन बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट से। बिल्कुल सही ऑप्शन है यही, फोर्थ, नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एक गलत बात है। सही ऑप्शन फोर्थ है, क्योंकि आपको पता है राइबोसोम को तो प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री बोला जाता है, इंजन ऑफ द सेल बोला जाता है। दैट मीन ये प्रोटीन फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट 32, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूकैरियोट। 4 ऑर्गेनिज्म दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से यूकैरियोटिक कौन सा नहीं है। यूग्लिना, एनाबिना, स्पायरोगारा, एगैरिकस। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से यूकैरियोट नहीं है, नॉट यूकैरियोट। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। 20 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं बच्चों आपके। 32 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ये 32 क्वेश्चन चल रहा है वैसे तो हमारा। और सही आंसर है एनाबिना। एनाबिना बेसिकली साइनोबैक्टीरिया है, सो ये एक क्या है, प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, तो इसका सही आंसर एनाबिना। 33rd क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज, अरेंज द फॉलोइंग सेल इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर साइज। साइज और असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच एग, ह्यूमन आरबीसी और बैक्टीरिया। टाइम स्टार्ट हो चुका है। इन सारे 4 सेल्स आपके सामने हैं, इन चारों सेल्स को उनकी साइज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है आपको। जल्दी जल्दी प्लेस कीजिए। सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करो फटाफट। सही ऑप्शन है फर्स्ट, यानी कि सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, उसके बाद में बैक्टीरिया, ठीक है, थर्ड आरबीसी एंड फोर्थ ऑस्ट्रिच एग। बिल्कुल सही, आपको पता है सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा और सबसे लार्जेस्ट सेल अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रिच एग होता है। 34th क्वेश्चन पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। ऐसा कौन सा फीचर है जो प्रोकैरियोट्स और बहुत सारी मैनी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कॉमन है, लेकिन कुछ ही यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है। क्रोमेटिन मटेरियल, सेल वॉल प्रेजेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस, फोर्थ ऑप्शन है मेम्ब्रेनस बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनली प्रेजेंस या प्रेजेंट। क्रोमेटिन मटेरियल, सेल वॉल प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेनस बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट।
सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है कि सभी प्रोकैरियोट में तो है लेकिन कुछ ही यूकैरियोट्स में होती है, और सही ऑप्शन है इसका सेकंड, सेल वॉल। बिल्कुल, सेल वॉल जो होती है ना बच्चों, वो प्रोकैरियोट में होती ही होती है, लेकिन यूकैरियोट, सभी यूकैरियोट्स में सेल नहीं होती। प्लांट सेल के अंदर ही हमें सेल वॉल की प्रेजेंस देखने को मिलती है। 35th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए सिक्रेटरी सेल? Golgi apparatus is absent. Second, rough endoplasmic reticulum is easily observed in the cell. Third है only smooth endoplasmic reticulum is present. And fourth option है secretory granules are formed in nucleus. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट आपको ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द सिक्रेटरी सेल के लिए आइडेंटिफाई करना है। जल्दी जल्दी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो नो आंसर करके स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, गलत आंसर देने से बेटर है। और सही ऑप्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन द सेल। सिक्रेटरी सेल्स है, दैट मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, देन वो आगे प्रोसीड होगा और वो गोल्जी बॉडी की हेल्प से आउटसाइड डिस्पैच किया जाता है। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेफिनेटली ऑब्जर्व किया जाएगा ऐसी सिक्रेटरिंग सेल के अंदर। बच्चों हमने टोटल 40 क्वेश्चन है, उसमें 35 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए आप देखते हैं 36 क्वेश्चन। व्हाट इज ए टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थर्ड membrane boundary of the vacuole of plant cell, और लास्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल। टाइम स्टार्ट हो चुका है। टोनोप्लास्ट आपको बताना है क्या है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या चीज़ को बोला जाता है या किस मेम्ब्रेन को बोला जाता है? जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करो अपना आंसर और कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। बिल्कुल, थर्ड आंसर इसका सही है। वैक्यूल की या वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल? नॉट ट्रू, यूकैरियोटिक सेल के लिए सही बात नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स, सेकेंड है 80S type of ribosome are present in the cytoplasm. Third option है mitochondria contains circular DNA, and fourth option है membrane bound organelles are present. टाइम स्टार्ट हो चुका है। यूकैरियोटिक की बात चल रही है, प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में नहीं। यूकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आइडेंटिफाई करना है। फटाफट अपना आंसर लिखो बच्चों, फटाफट, बहुत सही से अटेम्प्ट करो आप इस क्वेश्चन को। और सही आंसर है फर्स्ट, सेल वॉल जो है यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टोग्लाइकेन्स की। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अब आपके सामने स्टेटमेंट गलत आइडेंटिफाई करना है, किसकी रिस्पेक्ट में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिस्पेक्ट में। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ अ प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, सेकेंड ऑप्शन है लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर इन इट, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर, एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन इट। बहुत सही, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिगार्डिंग सही बात नहीं है, वो आइडेंटिफाई करनी है, यानी कि 3 स्टेटमेंट ट्रू हैं, एक स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, तो आपको वो स्टेटमेंट पिक करना है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। 38 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग, आपका टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, फटाफट आंसर कीजिए बच्चों। और सही ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट इज़ नेवर फाउंड, ये बात गलत है, बाकी सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है, लिपिड बाइलेयर में होती है, प्रोटीन इंटीग्रेटेड होते हैं, बाइलेयर लेयर के अंदर एम्बेडेड रहते हैं और लूजली भी एसोसिएटेड रहते हैं।
इसके अलावा ये चीज़ इन्होंने गलत कर दी कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th पे आगे, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। राइट आंसर आपको लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ थैलाकोइड एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ डीएनए। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे प्लास्टिड क्यों डिफरेंट है माइटोकॉन्ड्रिया से, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। इनकी 3 फीचर दोनों में कॉमन होंगे, एक फीचर दोनों में प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, एक में एब्सेंट होगा, एक में प्रेजेंट होगा। तो वो फीचर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी यहाँ पे फीचर का डिफरेंस है बिटवीन द प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और वो है थैलाकोइड की प्रेजेंस। दो लिखो फटाफट, मैं नहीं बताऊंगी थैलाकोइड किस में होता है, प्लास्टिड में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन एक अपने आप ही बन गया। यहाँ पे ये चीज़ थी कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमारे पास डिफरेंस आता है प्रेजेंस ऑफ थैलाकोइड। फटाफट बच्चों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो कि प्लास्टिड किस में होता है, सॉरी थैलाकोइड किस में होता है, प्लास्टिड में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर लिखो कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट, और इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही लिखा है कि जो प्लास्टिड होते हैं उन्हीं के अंदर थैलाकोइड्स होती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ थैलाकोइड किस में होती है, प्लास्टिड में होती है। प्लास्टिड के अंदर थैलाकोइड ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी मेम्ब्रेन पे क्वांटासोम्स होते हैं, और इन क्वांटासोम्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं, जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के क्वांटासोम्स के अंदर पैक्ड होते हैं, क्वांटासोम्स के अंदर पैक्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है। फटाफट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का नाम भी लिखो फटाफट, क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात कर रही हूँ जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन आता है। आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर है, फटाफट अपनी कमेंट बॉक्स में लिखो और सही आंसर आप खुद से आइडेंटिफाई करोगे। चलिए आप देखते हैं बिल्कुल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट देखते हैं 14th क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्विज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ cytoskeleton in a cell? Intracellular transport, maintenance of cell shape and structure, support of the organelles, फोर्थ है सेल मोटिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सेल साइटोस्केलेटन का फंक्शन नहीं है, नोट। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करो फटाफट जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट क्वेश्चन का आंसर लिखो। और सही आंसर है सेल मोटिलिटी। बिल्कुल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में साइटोस्केलेटन का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सेल की स्ट्रक्चर और शेप के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनेलीज को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, लेकिन सेल मोटिलिटी के लिए साइटोस्केलेटन का कोई रोल नहीं होता है। तो फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो गया जिसका आंसर आप खुद से निकालोगे। थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था, सेल मोटिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो एक क्वेश्चन के अंदर ही एक और क्वेश्चन बन गया, सेल मोटिलिटी के लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। फटाफट आंसर लिखिए, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है सेल के पास जो कि सेल मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फटाफट अपना इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपको पता है सेल मोटिलिटी के लिए सीलिया और फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी जो ये क्विज़ है वो कंप्लीट होती है। ये जो 40 क्वेश्चन थे बच्चों, आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट में बॉक्स में आप बताइएगा। और इस क्विज़ में आपको और क्या क्या ऐसी चीज़ें लगी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, या आप वो भी बता सकते हो कि नेक्स्ट अपकमिंग क्विज़ जो है वो किन टॉपिक्स पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमेंट सब बच्चों को करना है, वो ये कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने सही और कितने गलत हुए हैं, और टोटल मार्क्स आप कितने गेन किए हैं आपने। क्योंकि अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको मिलेंगे 4 नंबर, और एक गलत होता है -1 आपका नेगेटिव रहेगा। एज नीट पैटर्न के ऊपर ही हम लोगों ने ये क्विज स्टार्ट कर रखी है।
तो आपको इसको ज़रूर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। अपने जो आपने मार्क्स गेन किए हैं, वो कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, इन सब को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए क्विज़ के साथ, अपकमिंग क्विज़ के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।